हेलो बच्चों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया और बढ़िया ही रहेंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इतिहास भाग नंबर 2 अध्याय 5, जिसका नाम है यात्रियों के नजरिए। यात्रियों के नजरिए के भाग जो होंगे वो दो होंगे, जिसमें आज सबसे पहला भाग हम पढ़ने जा रहे हैं नंबर 1। इस चैनल पर आप न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलो बच्चों, देरी किए बिना हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो बच्चों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया और बढ़िया ही रहेंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं यात्रियों के नजरिए। यात्रियों के नजरिए, इसमें जो सबसे पहला पॉइंट आता है यात्रियों के करण आता है। क्या आ रहा है इसमें? यात्रियों के करण आ रहे हैं। यात्रियों के करण, इसमें पहला आता है महिला और पुरुषों, मतलब महिला और पुरुषों दोनों ने क्या किया था। महिला और पुरुषों ने क्या किया था, कार्य की तलाश में इधर उधर दूसरी कंट्री, दूसरे देशों में जाने लगे थे। ये मैंने लिख दिया है दूसरे पॉइंट में, कार्य की तलाश में। यानी जो महिला और पुरुष थे वो किसकी तलाश में जा रहे थे? कार्य की तलाश में। अब आएगा प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए, यानी प्राकृतिक आपदाएं जैसे कि परमेश्वर या किसी भी धार्मिक स्थल से जो गुरु होते हैं, और या कह सकते हैं कि परमेश्वर या ईश्वर जो आपदाएं भेजता था, यानी यानी जो परेशानी भेजते थे उस कंट्री में, तो उस कंट्री के लोग, उस देश के लोग दूसरे देश में यात्रा करते थे। उस यात्रा में कुछ लोगों ने व्यापार भी किया और सैनिकों ने पुरोहित भी किया। अब हम आगे चलते हैं। इसमें आएगा, देखो इसमें मैंने पढ़ाया है व्यापारिक, सैनिक और पुरोहित, ये पढ़ाया है ना। अब आएगा तृतीय यात्रियों के लिए, तीर्थ यात्रियों के लिए। जैसे पहले भारत के अंदर हिंदू धर्म पुराना धर्म माना जाता है, ठीक है। उस वक्त हरिद्वार से जल निकालने के लिए कुछ लोग आते थे, और कुछ अपने व्यापार के हिसाब से भी इस देश में आया करते थे, भारत में आया करते थे। यानी इसमें आएगा सहस की भावना से प्रेरित होकर, सहस की मतलब उस लोगों का समाज और जीवन को देखते हुए वहां के जो दूसरे देश के जो लोग आया करते थे, तो वहां क्या होते थे, भावनाओं से प्रेरित होते थे, मतलब भावनाओं से प्रेरित हो जाते थे। अब हम आगे चलते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, देखो उपमहाद्वीप। उपमहाद्वीप जो था वो यात्रियों द्वारा दिया गया था। जो उपमहाद्वीप का नाम दिया गया है वो यात्रियों द्वारा दिया गया है, ठीक है। नंबर 2 पे आएगा आपका सामाजिक वितरण। नंबर 3 पे आएगा इतिहास की जानकारी सहायक सिद्ध, मतलब जो जानकारी हमें प्राप्त हुई वो सही हुई, यानी गलत नहीं रही है। अब हम आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं 17वीं 3 प्रमुख यात्रा भारत में आए थे। पहला आता है अल बिरूनी। अल बिरूनी का जो जन्म हुआ था वो अल बिरूनी कब आए थे? 11वीं शताब्दी में। कब आए थे? 11वीं शताब्दी में। और जो उनका जन्म हुआ था वो होता उज्बेकिस्तान में। उज्बेकिस्तान। ख्वारिज्म, ख्वारिज्म, ख्वारिज्म इस वक्त ख्वारिज्म है, ठीक है। अब जो उनकी भाषा थी वो थी अरबी, और सामाजिक और किताबें, यानी उनका समाज का व्यवहार बहुत अच्छा रहा, और किताब थी उनकी उल हिंद। जो अल बिरूनी जो किताब लिखी थी वो लिखी थी अल हिंद। अब हम आएंगे आगे। अब पढ़ेंगे इब्ने बतूता के बारे में। इब्ने बतूता 14वीं शताब्दी में आए थे, और मोरक्को, अफ्रीका और महाद्वीप के थे। 14वीं शताब्दी एंड मार्को अफ्रीका महाद्वीप के थे। यानी मार्को जो है वो अफ्रीका महाद्वीप का है।
इनकी लैंग्वेज अरबी थी और रियाला यात्रा विरत थे, यानी यह यात्रा करते रहते थे। अब हम आगे आ जाते हैं। फ्रांसवा बनियर, ये 7वीं शताब्दी में आए थे और ये फ्रांस थे। यहाँ ये कहाँ के थे? फ्रांस के रहने वाले थे और ये फ्रेंच भाषा बोलते थे। फ्रेंच यानी फ्रांस में जो लैंग्वेज चलती है वो फ्रेंच चलती है, तो वो फ्रेंच ही लैंग्वेज बोलने वाले थे। और टेबलेस और इंद दे मुगल एम्पायर के बारे में आए थे। ये मुगल एम्पायर से मुलाकात करने के लिए आए थे, जो इनका मेन पॉइंट रहा। अब हम आगे पढ़ते हैं, इब्ने बतूता के बारे में पढ़ेंगे। अल बिरूनी के बारे में पढ़ेंगे। सॉरी, इब्ने बतूते के बारे में नहीं पढ़ेंगे, अल बिरूनी के बारे में पढ़ेंगे। हमने बताया था अभी उज्बेकिस्तान से होता। ये कौन थे? अल बिरूनी कहाँ से थे? किस्तान से थे। उनका जन्म कब हुआ था? जन्म 1973 में ईस्वी में हुआ था। अब भाषा का ज्ञान था इनको। भाषा का जो ज्ञान था वो कितनी लैंग्वेज का ज्ञान था इन्हें? सबसे पहले था सीरियाई, फारसी और हिब्बू और संस्कृति। ये 4 लैंग्वेज का इनको ज्ञान प्राप्त था। सीरियाई और फारसी जो वो आप जानते ही हैं, हिब्बू भी जानते हैं और संस्कृति भी जानते हैं। संस्कृत तो भारत की लैंग्वेज है। इज दैट करेक्ट? इब्ने बतूता भारत के अंदर, इब्ने बतूता का नाम आ रहा है अल बिरूनी भारत में। अल बिरूनी भारत में नंबर 1 पे आ जाएगा आपका। अनेक अवरोधी का सामना करना पड़ा। अल बिरूनी को किस किस का सामना करना पड़ा? अनेक अवरोधी का सामना करना, यानी उनको कई चीजों से लड़ना पड़ा। संस्कृति भाषा से वह परिचित नहीं थे। वो जो संस्कृति लैंग्वेज से वो परिचित नहीं थे। बाद में जब भारत आए तो उन्होंने फिर संस्कृत लैंग्वेज को पढ़ा, फिर उसको समझा, फिर उसको बोलने लगे। वो धार्मिक अवस्था थे, प्रथा में विभिन्नता थी और अभिमान थे, प्रतिरुचि विकसित थी। है नहीं? अनेक अवरोधी का सामना करना पड़ा। दूसरा, संस्कृति भाषा से वह परिचित नहीं थे और धार्मिक अवस्था थी उनके अंदर। अवस्था और प्रथा में विभिन्नता थी और अभिमान थे और प्रतिरुचि विकसित हुई थी। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अल बिरूनी 2017 में अल बिरूनी 2017 में वो पहला आ जाएगा आपका सुल्तान महमूद के बारे। दिल्ली जब आए थे तो सुल्तान महमूद की शासन था। नंबर 2 पे जाएगा आपका अल बिरूनी को गजनी ले गए। कौन ले गए? सुल्तान महमूद जो ले गए वो कहाँ ले गए? गजनी ले गए। गजनी एक राजधानी थी। गजनी में 77 वर्ष तक वो रहे, यानी 77 साल तक वो वहां पर रहे और मृत्यु तक उसने अपना जीवन सुल्तान महमूद के नगर में गुजारा। लोग अल बिरूनी अच्छे लगे। अल बिरूनी के लोग, वहां के लोग अल बिरूनी को क्या लगे? अच्छे लगे। यहां को है, को अच्छे लगे और जीवन का आखिरी पल तक गजनी में गुजारा। अल बिरूनी ने कहां गुजारा? गजनी में गुजारा। ये क्वेश्चन आ सकता है, सीबीएसई में पूछा भी गया था एक बार 2012 या 13 के एग्जाम में ये पूछा गया था गजनी के बारे में। ठीक है,
अल बिरूनी पुस्तक जो थी, अल बिरूनी की जो पुस्तक थी वो उल हिंद थी और उसके 80 अध्यायों में विभाजित थी। ये जो 80 जो थे उसके क्या थे, पाठ थे, विषय थे, यानी 80 जो थे वो अध्यायों में विभाजित थे। प्रत्येक अध्याय एक प्रश्न से शुरू हुआ। अलग विषयों 18 अध्याय में वर्णन, मापतन विज्ञान, कानून और धर्म दर्शन। त्योहार खगोल विज्ञान के थे, खगोल विज्ञान किताब में लिखा गया था। और कीमिया, रोहित रिवाज, पर्याय, सामाजिक जीवन, मूर्तिकला, भारतोल और मापन विविधाएं। क्या हुआ, ये सब इसमें लिखी गई। किसमें, अल बिरूनी में। अल बिरूनी ने जो किताब लिखी थी उल हिंद, ठीक, उसमें ये लिखी गई। अब अल बिरूनी का प्रमुख वर्णन क्या था, जाति व्यवस्था था, तुलनात्मक अध्याय थे, यानी तुलनात्मक अध्ययन। पहले में आएगा भारत की वर्ग व्यवस्था। यहां फ्रांस लिखा है, यह गलती से हो गया था, यहां भारत है, ठीक है। भारत की वर्ग व्यवस्था क्या थी, 4 सामाजिक वर्ग में थी। नंबर 1 पर आएगा वर्ण, नंबर 2 पे आएगा शूद्र, नंबर 3 पे आएगा क्षत्रिय और नंबर 4 पे आएगा वैश्य। वे सब, ठीक। अब आगे चलते हैं, अब फ्रांस के बारे में पढ़ेंगे। नंबर 2 पे आएगा फ्रांस। ओ फ्रांस नहीं, फारिस की जाति व्यवस्था क्या थी, फारिस की जाति व्यवस्था क्या थी। 4 सामाजिक वर्ग थे। नंबर पे आ जाएगा घुड़सवार एवं शासक वर्ग। नंबर 2 पे आ जाएगा भिक्षु, अनुष्ठानिक, पुरोहित तथा चिकित्सक। नंबर 3 पे आ जाएगा खगोल शास्त्री, अन्य वैज्ञानिक थे। यानी जो फारिस के लोग थे वो क्या थे, वैज्ञानिक भी थे और चिकित्सक भी थे और घुड़सवार एवं शासक वर्ग भी थे, अनुशासनिक भी रहे और पुरोहित भी रहे। और नंबर 3 पे आएगा कृषक यानी एग्रीकल्चर, कृषि तथा शिल्पकार यानी मूर्तिया कला। इब्ने बतूता 1332 में क्या 1332 में मध्य एशिया स्थल मार्ग सिंध पहुंचे। अब किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं हम, इब्ने बतूता के बारे में। इब्ने बतूता 1332 के बारे में। नंबर 1 पे जाएगा हमारा मध्य एशिया, नंबर 2 पे जाएगा स्थल मार्ग हो जाएगा सिंध पहुंचे। कौन, इब्ने बतूता कहां पहुंचे, सिंध पहुंचे। फिर दिल्ली सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के यहाँ गए। सुल्तान, दिल्ली में जो सुल्तान थे, दिल्ली सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक। अब इब्ने बतूता भारतीय, भारत में कैसे इब्ने बतूता ने अपना परिचय दिया। अब देखिए, नंबर 1 पे आएगा भारतीय जीवन शहरों का विवरण हुआ। नंबर 2 पे आएगा भीड़ भाड़ वाली सड़कें। नंबर 3 पे आएगा चमक दमक वाले बाजार, यानी भीड़ वाले बाजार होंगे तो ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं कि चमक दमक वाले बाजार भी होंगे। नंबर 4 पे आएगा बाजार आर्थिक गतिविधियों के केंद्र थे, यानी बाजार के जो बड़े बड़े केंद्र होते हैं, जैसे कि सब्जी लिया और दूसरे ठेकेदार को बेच दिया, यानी पहले एक ठेकेदार ने लिया फिर दूसरे ठेकेदार को बेच दिया, उसको केंद्र भी बोलते थे उस जमाने में। बाजार आर्थिक यानी उसकी इकोनॉमिक्स भी ठीक चल रहा था, कहने का मतलब इनका ये है। अब पढ़ेंगे डाक व्यवस्था भी थी, यानी एक दूसरे की इधर से उधर जाने तक की भी एक क्या थी, डाक व्यवस्था भी इनके अंदर रही। इसके अंदर भारतीयों के अंदर, तो उसको इब्ने बतूता ने बड़ी ध्यान से, बड़े सोच समझ से उसको नोटिस किया और नोटिस करने के बाद उसमें अलग ही पहचान दिखाई गई। उसमें एक पान और नारियल भी आता है।
पान नारियल देख के तो इब्ने बतूता आश्चर्य में पड़ गए। ये देखिए ना, इब्ने बतूता की आश्चर्यचकित रह गई, मतलब वो सोच सोच के परेशान होने लगे। दास दसियों के बारे में लिखा, यानी दास दसियों के बारे में लिखा मतलब अन्य चीजों के बारे में उन्होंने इस किताबों में लिखा। आई होप मैं कह सकता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा ऑब्वियसली सारा। इब्ने बतूता भारत के लिए प्रस्थान लाए, भारत में भारत के लिए प्रस्थान लाए, मक्का के तीर्थ यात्राएं, और भारत से पहले कहां गए थे? मक्का की तीर्थ यात्रा करने गए थे। कौन गए थे? इब्ने बतूता। इब्ने बतूता कहां गए थे भारत से पहले? मक्का की तीर्थ यात्रा यानी हज करने गए थे। और मक्का के बाद कहां गए थे? इराक में गए थे, फारस, यमन, ओमान एवं पूर्व अफ्रीका व्यापारिक बंदरगाह तक गए थे। कहां तक गए थे? इराक, फारस, यमन, ओमान, पूर्व अफ्रीका व्यापारिक बंदरगाह तक गए थे। कहां तक गए थे? बंदरगाह तक गए थे। अब आते हैं इब्ने बतूता दिल्ली में कैसे कैसे रहे। इब्ने बतूता दिल्ली में सुल्तान महमूद बिन तुगलक के समय में आए थे। कला और साहित्य के दयाशील रहे, कला और साहित्य के दयाशील रहे, ठीक है। आकर्षित किया इब्ने बतूता ने मुल्तान को और दिल्ली की ओर प्रस्थान कराया। किसने? सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक है। मुल्तान को क्या किया? उन्होंने आकर्षित किया और मुल्तान ने क्या किया? उनको दिल्ली ले जाने का प्रस्ताव दिया। 18 महीने वो क्या रहे? दिल्ली के काजी रहे। और फिर दिल्ली के काजी रहने के बाद में कई वर्ष बाद विश्वास खो दिया। किसने? इब्ने बतूता ने। किसका? बादशाह का, ठीक है। सड़कें बड़ी बड़ी थी, इधर उधर शोर शराबा रहा। मुल्तान को गलत फहमी रही। जो मुल्तान को गलत फहमी रही थी, किसको घेरने के लिए? इब्ने बतूता को, जो अंदर जेल में घेर दिया था उस वक्त इब्ने बतूता मुल्तान को एक गलत फहमी हुई थी, जिसकी वजह से सिपाहियों ने उनके कानों में गलत फहमी दी, दिमाग में गलत फहमी दी। उसकी वजह से इब्ने बतूता को कहां घेर दिया गया? जेल में घेर दिया गया। इब्ने बतूता कई वर्ष जेल रहे, कई वर्ष तक जेल रहे थे, जो कि 18 महीने तक वो क्या रहे? काजी रहे। फिर उसके बाद में कई वर्ष तक इब्ने बतूता को जेल घेर दिया गया। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इब्ने बतूता को कितने दिन के लिए जेल घेरा गया, कितने महीने के लिए जेल घेरा गया? तो अब क्या लिखेंगे? 18 महीने तक के लिए जेल भेजा। और 18 महीना नहीं लिखेंगे, 18 महीने के लिए काजी लिखेंगे। काजी कितने महीने तक के दिल्ली के काजी रहे? कौन रहे? इब्ने बतूता दिल्ली के कितने दिन तक काजी रहे? तो हम लिखेंगे 18 महीने तक दिल्ली के काजी रहे। अब बादशाह में मुल्तान ने राजकीय सेवा में, मतलब जब मुल्तान को जो गलत फहमी का जो आभास हुआ, मतलब उन्होंने मुल्तान को लगा कि मैंने गलत किया इब्ने बतूता के साथ, तो फिर उनको जेल से रिहा किया गया और फिर राजकीय सेवा में पुनः स्थापित केंद्र में रखा गया। यानी सबसे बड़े पद पे उनको इब्ने बतूता को रखा गया। और वहां से इब्ने बतूता ने जाने का सोचा और सोच पूरी होगी। यानी इब्ने बतूता ने वहां दिल्ली को काजी के पद छोड़कर वो कहीं और जाने की यात्रा करने की सोच रहे थे, और उनकी सोच क्या होगी? पूरी हो गई। इब्ने बतूता 1342 में चीन से पहले बंगाल, असम गए थे। कहां गए थे? चीन से पहले बंगाल एवं असम गए थे। और दिल्ली के बाद श्रीलंका गए। मतलब जब उन्होंने कहा था कि मैं काजी का जब पद छोड़ा था, वो कहां गए थे? श्रीलंका गए थे। ये बात दिमाग में याद रखना। इब्ने बतूता यात्राएं कैसी कैसी रही, इब्ने बतूता की यात्रा कहां कहां और कैसे कैसे रही, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं अब, ठीक है। इब्ने बतूता जो मुल्तान से दिल्ली आने का जो समय बताया उन्होंने 40 दिन बताया। उस समय की बात है, कब की? 11वीं शताब्दी की। एक मिनट 1332 की बात बता रहे। कौन बता रहे? इब्ने बतूता 14वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं कि जब मुल्तान से दिल्ली जाने के लिए कितना समय लगता था? कुल मात्र 40 दिन।
अब तो बराए मेहरबानी 2 घंटे में भी आ सकते हैं, किससे? हवाई जहाज से। ठीक है। अब सिंध से दिल्ली जाने के लिए 50 दिन लगते थे, सिंध से दिल्ली जाने के लिए 50 दिन लगते थे, आप सोच सकते हैं इस बात को। ठीक है। और अब मैक्सिमम 2 दिन में हम जा सकते हैं। ठीक है। रेल से भी जा सकते हैं, हवाई जहाज से भी जा सकते हैं, अन्य चीजों से भी जा सकते हैं। दौलताबाद दौलताबाद से दिल्ली जाने के लिए, दौलताबाद से दिल्ली जाने के लिए 40 दिन, कुल मात्र 40 दिन लगते थे। गलेयर से दिल्ली जाने के लिए मात्र 10 दिन लगते थे। उम्मीद करता हूं कि वीडियो समझ में आई होगी, और ये आशा भी लगा सकता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी किए होंगे। देखो, किसी को कोई भी डाउट हो, किसी को कैसा भी डाउट हो, मेरा इंस्टाग्राम आईडी ms.academy334, ठीक है, के नाम से है। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कोई भी डाउट हो, कैसा भी डाउट हो, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको बहुत जल्द ही मिलेगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए गुड बाय।